हे गाइस, वेलकम टू वेदांतोस ओलंपियाड स्कूल। और मैं आपका फिजिक्स टीचर आपका स्वागत करता हूं हमारी इस सीरीज के अंदर जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। तो बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा आप घर पे अपने हेल्थ वाइज अच्छे बैठे होंगे, आपके पेरेंट्स ठीक होंगे और आप साथ साथ में हल्का फुल्का पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलिए बच्चों, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम उनका नाम लेने वाले हैं जिनकी बदौलत से फिजिक्स शुरू होती है, काइंड ऑफ जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी के अंदर गणेश जी का पूजन किए बिना चीज़ें स्टार्ट नहीं होती। सिमिलरली फिजिक्स के अंदर भी न्यूटन भाई साहब का नाम लिए बिना चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, बड़ा ही जेनरिक है। जेनरिक इन द सेंस ये एक्चुअली में बेस है। बेस किस चीज का? आप प्लस वन प्लस टू में जाओगे या फिर आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आपने रियल लाइफ सिनेरियो को मैथ्स के अंदर प्रिडिक्ट करना होता है। तो उसके लिए आपको फोर्सेस की नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है। और एक कंसेप्ट होता है फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो उसके बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो एक्चुअल में आपका बेस एस्टेब्लिश करेगी आने वाले टाइम के लिए। तो इस वीडियो को, इन कंसेप्ट्स को बड़े ध्यान से सुनना। आज की वीडियो, इनफैक्ट इससे अगली वीडियो भी उसी से ही रिलेटेड रहेगी। उसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी, ये मैं आपको यकीन दिलवाता हूं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज फोर्सेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम। अब बच्चों, फोर्स क्या है? एनी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज को आप पुश करते हो या फिर पुल करते हो, और ये जो पुश और पुल है वो उसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश करता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? या तो बच्चों कोई चीज रेस्ट पे हो सकती है, स्टेट मतलब समझिए यहां पे, ठीक है। या तो कोई चीज रेस्ट पे हो सकती है और या फिर कोई चीज मोशन में हो सकती है, ठीक है। रेस्ट मतलब स्टेट चेंज करना, मतलब या तो रेस्ट से मोशन में लाना या फिर मोशन से रेस्ट पे लेके जाना। इस चीज को कहते हैं चेंज इन स्टेट। तो हर वो चीज जो पुश और पुल करे और वो स्टेट चेंज करने की कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड फोर्स। बेसिक डेफिनेशन। अब बच्चों, आपको मैंने बताया था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है, उसको दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो यस, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो बच्चों इसके पास दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक साथ में क्या होगा, डायरेक्शन, जैसे कि आपको बेसिक आइडिया है, ठीक। अब फोर्स के एसआई यूनिट होते हैं न्यूटन, और फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और सीजीएस मतलब होता है ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड्स, ठीक है। और एक चीज मत भूलिएगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप कहीं पे भी किसी भी एग्जाम के अंदर आंसर करते हो किसी क्वेश्चन का, तो भूलिए मत, आपने हमेशा एसआई यूनिट्स के अंदर आंसर करना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक डेफिनेशन है किसकी, फोर्स की। जैसे कि आप एक एग्जांपल के अंदर दे सकते हो, ये अब ये व्यक्ति इस दीवार को मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, पर दीवार है यार, कहां मूव कर पाएगा, पुश कर रहा है, ठीक है। नाउ ट्राइज टू चेंज द स्टेट, राइट। अब ये स्टेट चेंज करने की कोशिश कर रहा है, किसकी, वॉल की, कहां से, रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है। ऑल दो नाकामयाबी मिलेगी, बट स्टिल ट्राइज इट्स बेस्ट, ठीक है। अब इस केस के अंदर मान लीजिए आप इस ब्लॉक को पुश करने की सोचें, ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पे इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, राइट। यहां पे इस ब्लॉक की स्टेट चेंज हो जाएगी। तो देखिए ये जो पुश है, दिस इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। जस्ट बेसिक एग्जांपल्स, आई नो कि आप लोगों को ये पता है, ठीक है। अब बच्चों, जितनी भी फोर्सेज हैं, जितनी भी दुनिया में जितनी भी फोर्सेज हैं, उनको 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे ही बच्चों बिग बैंग हुआ था, जो बिग बैंग थ्योरी है जो, ठीक है, जैसे पूरा का पूरा मास एक छोटे से पार्टिकल के अंदर कंसंट्रेटेड था, नॉट बैंक, इट्स बैंग, ठीक है, छोटे से पार्टिकल के अंदर कंसंट्रेटेड था, और एकदम से जब ब्लास्ट हुआ तो ये चारों फोर्सेस उसी टाइम पे विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स ये फोर्सेज एग्जिस्टेंस के अंदर आई थी। और जितनी भी फोर्सेज, आपके दिमाग में बहुत सारे एग्जांपल्स आ रही होंगी, सर बायन फोर्स, सर स्प्रिंग फोर्स, सर फ्रिक्शन फोर्स, ये सभी फोर्सेज बच्चों इन्हीं 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है।
अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस किसके कारण आती हैं। बच्चों ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आती है किसके कारण आती है, दो मासेस के कारण, या फिर अगर डिफरेंट डिफरेंट मासेस है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है तब कौन सी फोर्स आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब आती है, जब इंटरेक्शन होती है किनके बीच में, चार्जेस के बीच में। ठीक है, जब भी यहां पे इंटरेक्शन होगी चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन कौन सी फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्स। अब ये फोर्स कहां पे एग्जिस्ट करती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है बच्चों उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। सिमिलरली ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये भी वहीं पे एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियस के अंदर। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये दोनों फोर्सेस क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस। क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस। शॉर्ट रेंज फोर्सेस मतलब जिनकी दूरी जा वो कहां तक एक्ट कर सकते हैं, उनका दायरा कहां तक है, तो उनकी रेंज बहुत कम है। क्यों रेंज कम है, क्योंकि आपको पता है जो न्यूक्लियस का साइज होता है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। और अभी मैंने बताया कि ये दोनों फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ कहां एग्जिस्ट करेंगी, न्यूक्लियस के अंदर। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जाने कि जो रियल लाइफ के अंदर हम फोर्सेस देखते हैं क्या वो इनके अंदर नहीं फॉल करेंगी, एग्जैक्टली वो बच्चों इस कैटेगरी के अंदर, इन दोनों कैटेगरीज के अंदर फॉल नहीं करेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बच्चों उनको बोला जाता है लॉन्ग रेंज फोर्सेस। क्या बोला जाता है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस। मतलब ये फोर्सेस कहां तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंफिनिटी तक। कहां तक, इंफिनिटी तक। तो जो भी रियल लाइफ के अंदर फोर्सेस, जो भी मतलब जो भी, वो इन दोनों कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बस ध्यान में रखिएगा, ग्रेविटेशनल क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मासेस, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। क्योंकि एक एटम के पास दो ही चीजें होती है, एक मास होता है, मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चा पार्टी, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके पास या तो एक मास होता है या फिर चार्ज होता है। तो उन्हीं की आपस की इंटरेक्शन को ऐसे करके क्लासिफाई हमने कर दिया है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको हल्का सा आइडिया देना चाहूंगा न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। अब ये क्या सर, हमने तो न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ भी सुना है, आपने डायरेक्टली थर्ड लॉ से क्यों शुरू किया? क्योंकि बच्चों मुझे ये थर्ड लॉ चाहिए जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। फर्स्ट एंड सेकंड भी पढ़ेंगे बट वो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ सबको पता है, ये तो सबको पता है, राइट? कि व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यस, मतलब मैंने किसी को मुक्का मारा तो उसने मुझे मुक्का मारा, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन। आप, मैंने मुक्का मारा दैट इज एक्शन, और सामने वाले ने मुक्का मारा दैट इज रिएक्शन। नो, दिस इज नॉट द राइट एग्जाम्पल बच्चों। ठीक है, अभी मैं आप बताता हूं एक्शन रिएक्शन होता क्या है। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि ये जो दो फोर्सेज हैं, कोई भी दो फोर्सेज, क्या वो एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है? फर्स्ट थिंग, इक्वल एंड ऑपोजिट, जैसे कि डेफिनेशन के अंदर ही क्लियर है, इक्वल एंड ऑपोजिट। दोनों फोर्सेज एक्शन और रिएक्शन इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड के अंदर, और उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चों, जो एक्शन रिएक्शन है वो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, कभी भी सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं लगता है। नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन, मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेम नेचर? अब हमने देखा था चार नेचर है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, राइट? तो जो भी एक्शन और रिएक्शन होगा, या तो वो दोनों ग्रेविटेशनल होंगे, या फिर वो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे, या फिर वो दोनों वीक न्यूक्लियर होंगे, या फिर वो दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर फॉल करेंगे। नेचर सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रेविटेशनल हो और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड लास्ट वन कैनॉट क्लासिफाई विच वन इज एक्शन एंड विच वन इज रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप कभी भी क्लासिफाई नहीं कर सकते कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। आप ह्यूमन बीइंग का एक्शन क्लासिफाई कर सकते हो पर फोर्स के अंदर नहीं समझ आया सर, कैसे कहना चाहते हो? चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, बिल्कुल रियल लाइफ का एग्जांपल। आप अपने घर पे थे और कुछ तो शरारत कर रहे थे। ठीक है, आप अपने घर पे हो और कुछ तो शरारत कर रहे हो क्योंकि ये आपका फर्ज है। ठीक है, और मम्मी को गुस्सा आया। ठीक है, तो मम्मी को गुस्सा आया तो मम्मी ने बजा दिया।
अब यार जितनी फोर्स तुम्हारे यहाँ पे लगेगी, देखो जितनी फोर्स तुम्हारे यहाँ पे लगेगी उतनी फोर्स मम्मी के हाथ पे भी लगती है, ठीक है। मम्मी ने तुम्हें अगर यहाँ पे एक बजा दिया एक छोटा सा, तो जितनी फोर्स तुम्हारे यहाँ पे लगेगी उतनी फोर्स मम्मी के हाथ पे भी लगती है। सो दिस इज एक्शन एंड डायरेक्शन, देखिए दिस इज एक्शन एंड डायरेक्शन, आप देखिए दिस इज एक्शन एक्शन। अच्छा, पहला क्वेश्चन, इक्वल एंड ऑपोजिट, यस इक्वल है एफ एंड एफ, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन, देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, बिल्कुल एक आप पे लगी और एक हाथ पे लगी, यस इक्वल एंड ऑपोजिट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। थर्ड, सेम नेचर होना चाहिए। अब जैसे आप कांटेक्ट में आओगे तो उस टाइम पे चलिए सेम नेचर को मैं और इलेबोरेट करूंगा आने वाली एग्जांपल्स के अंदर, फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं उसको साइड पे रख देता हूं। लास्ट, नो वन कैन क्लासिफाई विच वन इज एक्शन विच वन इज रिएक्शन। अब आप सोच के देखो, जब आपकी क्यूट क्यूट गाल के साथ मम्मी का हाथ कांटेक्ट में आया था तो सोच के बताओ किसने किस पे पहले फोर्स लगाई थी, मम्मी के हाथ ने तुम्हारे गाल पे या फिर तुम्हारे गाल ने मम्मी के हाथ पे। अब यार ऑफ कोर्स बोलोगे तुम कि मम्मी ने थप्पड़ बजाया तो मम्मी का एक्शन हुआ, हमारा तो रिएक्शन होगा, नहीं। आप सब अपने हाथ को अपने गाल के पास लेके आइए और टच करवाइए, यू विल फील कि हाथ और गाल दोनों ही साइमल्टेनियसली फोर्स को फील कर रहे हैं। तो दोनों फोर्सेस बच्चों, दोनों फोर्सेस जो होती हैं वो साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगी, ठीक है। बस अंतर इतना है। अब डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस ये है कि तुम्हें पेन फील होगा क्योंकि तुम्हारी स्किन जो है सॉफ्ट होती है, और मम्मी को पेन थोड़ा सा कम फील होगा, तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा फील होगा और मम्मी को थोड़ा सा कम फील होगा, तो तुम जिसके कारण रोना शुरू कर देते हो। इनफैक्ट आधा पेन तो इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी जो ईगो होती है वो हर्ट हो चुकी रहती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं मम्मी की जो ईगो और गुस्सा होता है वो सेटिस्फाई हो चुका होता है, राइट। तो बच्चों इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, आप देखिए इस चीज को लिंक करके, वो भी जो सजा है ना वो कभी एक्शन पे नहीं देता, वो एक कहाँ पे देता है, इंटेंशंस पे देता है, ठीक है। अब यार न्यूटन भाई साहब तो कह गए कोई किसी को मारता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लेट्स सपोज किसी व्यक्ति को मारने जाता हूं तो दोनों पे सेम फोर्स लगेगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी को भी सजा नहीं देनी चाहिए, पर जिसको हमने मारा उसकी जो फीलिंग्स है वो हर्ट हुई है और हमारी फीलिंग सेटिस्फाई हुई है, इसलिए उन फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसको सजा देता है। चाहे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अब इतने बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं तो इसका बारे में हल्का सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस बच्चों याद होनी चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, व्हाट आर द कंडीशंस? इक्वल एंड ऑपोजिट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, सेम नेचर, अभी हम इलेबोरेट करेंगे, एंड यस नो वन कैन क्लासिफाई विच वन इज एक्शन विच वन इज रिएक्शन। मतलब आप ये नहीं बता सकते कि पहले हाथ ने गाल पे फोर्स लगाई या फिर गाल ने हाथ पे फोर्स लगाई। अब बच्चों नेक्स्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम। अब जो मेन चीज है, मतलब 80 to 85% प्रॉब्लम्स इस फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम होती क्या है सर? ये कब से मतलब लगे हुए हैं फ्री बॉडी, इसको हम FBD भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? FBD, ठीक है। अब सर ये फ्री बॉडी डायग्राम होती क्या है? बेसिकली व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? इट इज ग्राफिकल इलस्ट्रेशन यूज्ड टू विजुअलाइज द अप्लाइड फोर्सेस, मूवमेंट्स एंड रिजल्टिंग रिएक्शंस ऑन अ बॉडी इन अ गिवन कंडीशन, ठीक है। अब डेफिनेशन है ये तो। अब सर ये क्या कहना चाहता है? मान लीजिए बेंच है, ठीक है, और लेट्स सपोज आप इस बेंच के ऊपर बैठे हो, तो आप पे बच्चों बहुत सारी फोर्सेस लग रही होंगी ना, बहुत सारी। मान लीजिए आप इस बेंच के अंदर ऊपर बैठे हो आराम से, और बहुत सारी यहाँ पे फोर्सेस आपके ऊपर लग रही होंगी। तो अगर मैं आपको ऐसे अकेला दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है, और जितनी भी फोर्सेस आपके लग रही हैं उनको एरोज की हेल्प से ऐसे पिक्चर बनाते हुए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दूं, ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन यू, ठीक है, ऑल द फोर्सेस, उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे। ये वो लाइन के अंदर कहना चाहता है। अब सर ऑल फोर्सेस में तो बहुत सारी फोर्सेस हैं, और आप कह रहे हो कि फ्री बॉडी डायग्राम तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर एक आधी फोर्स भी रहेगी तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मतलब ये क्रिटिकल है? बिल्कुल क्रिटिकल है। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूं वो मैं सही सॉल्व कर रहा हूं? तो बच्चों उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरे पास एक बेसिक सी थ्योरी है, ठीक है। इस थ्योरी का नाम हमने रखा है फ्यूरियस 4, ठीक है, फ्यूरियस 4।
अब बच्चों जनरली जनरली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर 80 to 85% प्रॉब्लम्स के अंदर यही फोर्सेस जो होती हैं, ये जो बेसिक फोर्सेस जो मैंने लिखी हुई हैं, यही फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में जानेंगे तो हमें पता चल जाएगा आगे चल करके कि हाँ यार ये फोर्सेस लगती हैं। ठीक है, फर्स्ट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडी, हमेशा लगती है। कॉन्टैक्ट फोर्स जनरली प्रेजेंट होती है। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब रोप, रस्सी। आप इमेजिन कर सकते हैं जब आप पेपर टाई करने समय वो थ्रेड होता है जिसको आप मुंह में चबा रहे होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स किसके कारण, ऐसे कोई दिखने वाले स्प्रिंग की तरह। अब बच्चों मैंने आपको बताया था जितनी भी फोर्सेस वो 4 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई थी। रियल लाइफ के अंदर यानी कि न्यूक्लियस से बाहर वीक और स्ट्रॉन्ग तो एग्जिस्ट करेंगी नहीं। करेंगी कौन कौन, सिर्फ और ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अगर मैं आपको क्लासिफाई करके बताना चाहूं कि इनमें से ये जो फोर्सेज हैं ये कहां पे क्लासिफाई की जा सकते हैं या कौन सी कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई की जा सकती हैं, तो बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो वेट है वो एकमात्र ऐसी फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल इन नेचर। ओके, दैट इज ग्रेविटेशनल इन नेचर। सिर्फ और सिर्फ वेट ऐसी फोर्स है जो ग्रेविटेशनल है नेचर के अंदर। बाकी सभी फोर्सेस, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन, चाहे वो टेंशन, चाहे वो स्प्रिंग फोर्स, बाकी सभी फोर्सेस क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर मतलब कोई भी फोर्स, यस नेम इट एंड यस द नेचर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन, बाइंड फोर्स, कोई भी जितनी भी आपको अभी तक पता है। अब यार ये कब कब आती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। बच्चों वेट हमेशा ऑलवेज जनरली जब तक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और ग्रेविटी की बातें हमेशा जनरली वेट तो लगता ही लगता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कब लगती है बच्चों, जब भी कांटेक्ट होता है, जब भी सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होगा तब क्या लगेगा, वहां पे कांटेक्ट फोर्स लगेगी। टेंशन कब लगेगी, जब भी क्वेश्चन के अंदर स्ट्रिंग दिया होगा। क्या दिया होगा, स्ट्रिंग और रोप। ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द, और दिखने में भी कैसे होते हैं वो अभी हमें थोड़ी देर में जानते हैं। एंड स्प्रिंग फोर्स कब लगेगी बच्चों, जब भी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स फिर भी बहुत कम केसेस के अंदर आती है, पर फिर भी मैंने इसको आपको, हाँ पहले 3 यानी कि वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन तो मस्ट है, वो तो आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके अब इन सबसे दोस्ती करते हैं। तो फर्स्ट इज वेट। ठीक है, फर्स्ट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यार सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल इन नेचर। अब मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं, व्हाट इज द definition of gravitational force or weight? It is the force experienced by any body due to earth's gravitational attraction. अर्थ के कारण, अर्थ क्या, धरती में हम सबको खींचे हुए, न्यूटन के सिर पे आकर के सेब गिरा था तो वहीं से उसको आइडिया लगा था, राइट। आपने कहानी बड़ी सुनी हुई है ये। ठीक है, तो जो अर्थ वो पुल लगाती है, तो कौन सी फोर्स है, हाँ इंपॉर्टेंट, कौन सी फोर्स है, पुश और पुल। तो कौन सी फोर्स है ये, पुल। अर्थ क्या करती है, पुल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू अर्थ, कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स किस नेचर की है, पुल। अर्थ क्या करती है, पुल करती है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड, अब बच्चों यार ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एक इसके पास देखिए मैग्नीट्यूड होगा और एक डेफिनेटली इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं यहां पे मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए मास m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड g इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ वेट। डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और हम जनरली लेमन लैंग्वेज के अंदर कह देते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। बट हम साइंटिफिक लैंग्वेज या फिर अगर आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो तो आप हमेशा क्या बोलोगे आपसे कि ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, धरती मैया के सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अच्छा, फोर्स है बच्चों, वेट एक फोर्स है तो डेफिनेटली इसका यूनिट क्या होगा, अब यार ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इट्स यूनिट इज गोइंग टू बी न्यूटन। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, और लेट्स सपोज यहाँ पे व्यक्ति हम रोक देते हैं। चलिए एक व्यक्ति यहाँ पे, इसका मास m1, एक व्यक्ति यहाँ पे, ठीक है, इसका मास m2, और एक व्यक्ति यहाँ पे इसका मास m3, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पे इसका मास m4। ठीक है, तो यार डेफिनेट सी बात है, अब इसका मास m1 तो वेट लगेगा इस तरफ टुवर्ड्स द सेंटर कितना, m1g। ठीक है,
इसका मास m2, तो वेट लगे किस तरफ, धरती के सेंटर की तरफ, कितना m2g। सिमिलरली m3 पे धरती के सेंटर, सेंटर देखिए ये बीच में है राइट, तो m3g, एंड धरती का सेंटर देखिए m4g। तो आप ऐसे करके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट को शो कर सकते हैं। बच्चों इसका एक और यूनिट होता है दैट इज किलोग्राम फोर्स। अनदर यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम फोर्स। कभी कभार क्वेश्चंस के अंदर दिया होता है, इसलिए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। अब फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 kgf? इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है तो उस टाइम पे उस पे जो फोर्स लगेगी दैट इज कॉल्ड किलोग्राम फोर्स। तो यार हमने देखा था कि W इज इक्वल टू mg, यस, हमने डिफाइन करना है 1 किलोग्राम फोर्स। उसके लिए मास कितना होना चाहिए, 1 kg, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कैन आई से इट्स वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन। तो यस 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इसको तो घोट करके पी जाओ, क्योंकि ये बड़ा कॉमनली आपको कन्वर्जन करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी आप आंसर दोगे आपने हमेशा SI यूनिट के अंदर आंसर करना होता है, और फोर्स का SI यूनिट क्या है, दैट इज न्यूटन। चलिए, तो ये बेसिक्स था किसके बारे में, वेट के बारे में, कि वेट की डायरेक्शन किस तरफ, मैग्नीट्यूड कितना, यूनिट्स क्या है। अब यहां पे हमने जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एक्शन रिएक्शन। अब जानना है बच्चों हमने एक्शन एंड रिएक्शन वेट का, ठीक है, कि यार ये एक्शन न्यूटन साहब थर्ड लॉ के अंदर क्या कहना चाहते थे हमसे। ठीक है, मान लीजिए अब एक आपको मैं हाथी और चींटी की स्टोरी सुनाता हूं। एक बार यार एक चींटी थी, वो बिल्डिंग पे चढ़ गई, ठीक है, कूदने के लिए नहीं, ठीक है, वो सिंपल, वो मौसम अच्छा था उस दिन। तब पीछे से हाथी आया, हाथी ने चींटी को वहां से बिल्डिंग से पुश कर दिया। अब बेचारी चींटी गिर रही थी, पर चींटी बड़ी उदास थी। चींटी उदास क्यों थी, क्योंकि चींटी कह रही थी कि भाई, चींटी क्या बोली, चींटी बोली आई एम फॉलिंग, कि मैं तो गिर रही हूं। तो एकदम से धरती मैया ने आवाज लगाई कि नहीं रे पगली। क्या बोली धरती मैया, कि नहीं रे पगली, वी आर फॉलिंग। अरे हम गिर रहे हैं, तुम अकेले नहीं, हम दोनों गिर रहे हैं। अरे ये क्या कह दिया। अब ये चीज न्यूटन साहब एक्सप्लेन करने आ रहे हैं, देख लिए कैसे। न्यूटन साहब कहते हैं कि भाई इस चींटी का मास m, ठीक है, नो डाउट, तो इस पे तो फोर्स लगेगी किस तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, कितनी, mg। ये तो हमने देखा, वेट लगेगा। अब इसी वेट के कारण तो ये गिर रही है। तो भाई टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि उतना ही फोर्स धरती पे भी लग रहा है, किस तरफ, ऑपोजिट, कितना, mg, वेयर m इज व्हाट, मास ऑफ द चींटी। ठीक है, m क्या है, मास ऑफ चींटी है। ठीक है, तो जितना फोर्स चींटी पे लगा उतना ही फोर्स धरती पे लगा। ठीक है, mg नीचे mg ऊपर, तो यस इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या दोनों डिफरेंट बॉडीज पे, बिल्कुल, एक चींटी पे और एक अर्थ पे, तो डिफरेंट बॉडीज में। क्या सेम नेचर, बिल्कुल, अरे ये तो दोनों ही ग्रेविटेशनल इन नेचर, यस, याद है वो जो मैंने थर्ड पॉइंट बोला था कि दोनों फोर्सेस सेम नेचर की होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, क्या आप बता सकते हो पहले चींटी ने धरती पे फोर्स लगाई या पहले धरती ने चींटी पे? आंसर इज साइमल्टेनियसली, दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि दे बोथ आर फॉलिंग इन ग्रेविटेशनल लव विद ईच अदर। यस, दे बोथ आर फॉलिंग इन ग्रेविटेशनल लव विद ईच अदर। तो देखिए, तो इसलिए कह सकते हैं कि यहां पे ये जो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जितनी फोर्स चींटी पे लगी उतनी फोर्स धरती मैया के सेंटर पे भी लगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो दिस इज बच्चों एक्शन एंड रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वेट। अब वेट शो कैसे करना है, वेट, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर बच्चों इंपॉर्टेंट है कि आप फोर्सेस कैसे शो करते हो। कि ब्लॉक कैसे भी रखा हो, चाहे वो ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो तो भी mg, देखिए नीचे की तरफ, चाहे आपने ऐसे दीवार के साथ ऐसे लगा करके रखा हो, देखिए तो भी mg नीचे की तरफ, चाहे आपने सीलिंग के साथ लगा के रखा हो। ठीक है, ये ऊपर ये जो
पार्ट है, दिस इज छत आपकी, तो भी वेट नीचे की तरफ। और चाहे आपने से इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया हो तो भी देखिए बच्चों वेट हमेशा किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो mg देखिए ईच एंड एवरी ब्लॉक विल एक्सपीरियंस mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो आपने घबराना नहीं है, जहां पे भी आपको कुछ भी मिले mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन मतलब कैसे रखा है, कहां रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बच्चों नॉर्मल रिएक्शन या फिर कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट इज नॉर्मल रिएक्शन या फिर कांटेक्ट फोर्स। कौन सी नेचर है, जैसे कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कब आती है ये, कब एक्शन के अंदर आती है, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब आती है, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट के अंदर होते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अब यार मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड सिंपल सी बात है भैया, चींटी बैठेगी सरफेस पे तो चींटी जितना लगेगा, हाथी बैठेगा सरफेस पे तो हाथी जितना होगा। तो इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ एडजस्टिंग। तुम बैठोगे तो मान लो तुम एक चेयर पे बैठे हो, राइट। अब तुम, ठीक है, तुम्हारा लोअर पोर्शन एंड चेयर दोनों कांटेक्ट के अंदर है, दोनों कांटेक्ट के अंदर है, तो वहां पे क्या आनी चाहिए, कांटेक्ट फोर्स। एक चीज, मम्मी बैठी है चेयर के साथ तो वहां पे भी कांटेक्ट फोर्स। अब मम्मी का वेट अगर ज्यादा है तो कांटेक्ट फोर्स वहां पे ज्यादा होगी, तुम्हारा वेट कम है तो वहां पे कांटेक्ट फोर्स कम होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, कि भैया जैसे जैसे जो भी बैठता रहेगा उसके हिसाब से वो सेल्फ एडजस्टिंग होती रहेगी। ठीक है, अब यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं, क्यों होती है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। हो सकता है आगे चल के आप कोलम्स लॉ पढ़ो, ठीक है, अगर आप पढ़ते रहे और मेहनत करते रहे। ठीक है, अगर यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है और ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और ये लाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो चार्ज के इंटरेक्शन है इसी को वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह रहा है। ठीक है, अब यार ये कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ, इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन किस तरफ। सबसे पहली चीज, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये दो सरफेसेस, कोई भी दो सरफेसेस के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ऑलवेज ड्रॉ परपेंडिकुलर, आंख बंद करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, एंड ऑलवेज पुशिंग इन नेचर, तो ये और हमेशा क्या करेगी, पुश करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स सपोज ये एक सरफेस है और इसके ऊपर मैंने बच्चों यहां पे एक ब्लॉक रख दिया m मास का, तो अगर मैं बात करूं यहां पे ये ब्लॉक और सरफेस, सबसे पहले यहां पे क्या करूं, देखो ऐसे एक लाइन कॉमन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं। ऑल्दो दिस डजंट सीम्स परपेंडिकुलर बट आई वांट टू से इज परपेंडिकुलर, ये दिख नहीं रही है बट मैं परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना चाहता था। ठीक है, तो यहां पे जो है फोर्स वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब यार सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ धरती मैया ब्लॉक को किस तरफ पुश करेगी, ऊपर की तरफ। तो देखिए n, सिंबल इज n, कॉन्टैक्ट फोर्स का सिंबल n है, और ये धरती मैया को ग्राउंड ब्लॉक किस तरफ पुश करेगा, देखिए नीचे की तरफ, तो ये भी कितना होगा, n। और यस, दिस n एंड दिस n इज एक्शन एंड रिएक्शन। जस्ट मैंने हल्का सा यहीं पे आपको सब कुछ बताने के लिए यहाँ पे बता दिया। चलिए अब एक एक करके इसके ऊपर एग्जांपल्स भी देखते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। अब आप देखो बच्चों, ब्लॉक रखा था, ग्राउंड ने इसको पुश किया था ऊपर की तरफ, तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू द सरफेस, पुश किया, देखिए पुश। ठीक है, और ये जो ग्राउंड है, ये जो ब्लॉक है, सॉरी, ये ग्राउंड को किस तरफ पुश कर रहा है, नीचे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन ऑन सरफेस ड्यू टू ब्लॉक। बस ये चीज आप गलत है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं है और कोई भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली है। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई विच वन इज एक्शन एंड विच वन इज रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब आपने ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया। यार इंक्लाइंड प्लेन मतलब कोई भी ऐसी उठा हुआ सरफेस, इसको कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। अब यहां पे यार बच्चों आपने ब्लॉक रख दिया, मान लीजिए m मास का। इंपॉर्टेंट इज ड्रॉ परपेंडिकुलर, कैसे शो करना है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ कैसे शो करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, कर लिया। देखिए दिस इज परपेंडिकुलर। अब ये जो प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, ये ग्राउंड को किस तरह पुश करेगा, लिफ्ट करवा दे। ऐसे सोचो थोड़ा सा, तो लिफ्ट, हाथ रखो पुश करो, हाथ रखो पुश करो। अब इंक्लाइंड प्लेन ब्लॉक को किस तरह पुश करेगा, देखिए ऐसे, हाथ रखो पुश करो। तो मैं कह सकता हूं दिस इज द फोर्स n एंड दिस इज द नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू द सरफेस। प्लीज इस सेक्शन को कट कर दीजिए, ये नहीं है। ठीक है, एंड अगेन ये जो नीचे ब्लू में दिखाया हुआ, दिस इज द नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ब्लॉक ड्यू टू द, सॉरी, ऑन द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ड्यू टू द ब्लॉक। और प्लीज एक्शन आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पुश, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पुश, दैट इज द ओनली लॉजिक। अब अगर बाई चांस आपको स्फेरिकल बॉडी दे दी,
अभी तक तो ब्लॉक ब्लॉक की बातें कर रहे थे, अगर स्फेरिकल बॉडी दे दी तो नॉर्मल डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करनी है। बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है या फिर सर्कुलर बॉडी है, जब भी आप उसके ऊपर नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो हमेशा कहां से पास करता है, उसके सेंटर से। ये प्रॉपर्टी आपको मैथ्स के अंदर बताई गई है। तो जितने भी रेडियस होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो सर्कल के क्या बन जाते हैं, परपेंडिकुलर। अब यार सोच करके देखो, ये एक सर्कल जो है इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। अब ये सरफेस, ये हमारा एक स्फेरिकल बॉडी, नो डाउट ये ग्राउंड इसको पुश करेगा किस तरफ, ऊपर की तरफ। कंडीशन के जो कांटेक्ट फोर्स है, दिस मस्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहां पे भी ये कांटेक्ट फोर्स किस तरह लगाएगा, नीचे की तरफ। मान लीजिए अब वहां पे हो सकता है सर ये तो नॉर्मल है, ब्लॉक के अंदर भी तो ऐसे होता था, पर अगर लेट्स सपोज मैं कुछ इस प्रकार की फिगर आपको दे देता हूं कि भैया दो सरफेस ऐसे थे और यहां पे सर्कल आपने रख दिया, तो देखिए परपेंडिकुलर, सबसे पहले तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। देखिए परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता हुआ, दोनों सरफेस को टच करता हुआ ऐसे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए अब उसके बाद आप फोर्स दिखाओगे। देखिए उसके बाद फोर्स कैसे दिखाओगे कि भाई यहां से फोर्स लगेगी इस तरफ, परपेंडिकुलर टू सरफेस बट पासिंग थ्रू सेंटर, इसको मैं कह देता हूं N1। तो उसका ऑपोजिट देखिए नीचे की तरफ कितना, N1। सिमिलरली ये सरफेस जो टू सरफेस है वो भी क्या करेगा, इसको पुश करेगा इसी तरफ, तो यहां पे मैं कह देता हूं N2, और उतनी फोर्स नीचे की तरफ तो N2। तो देखिए बच्चों कितनी लॉजिकल चीज है कि भाई जब भी सर्कल होगा तो कांटेक्ट फोर्स या फिर जो नॉर्मल होता है वो हमेशा उसके सेंटर से पास करता है, राइट। तो इतना इजी है। तो हमने दो पैरामीटर्स कवर करनी है, पहला वेट और दूसरा कांटेक्ट फोर्स। चलिए थर्ड पैरामीटर की तरफ, दैट इज टेंशन। अब बच्चों टेंशन फोर्स किसके कारण आती है, स्ट्रिंग के कारण। स्ट्रिंग कैसे से दिखती है, अरे वो देखा है ना, वो जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस चीज से आप, जिस थ्रेड से आप पेपर टाई करते हो, अगर आप बहुत ज्यादा लिखते हो तो, ठीक है, तो वो जो थ्रेड होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। अब यार हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे आइडियल है। आइडियल, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल? मासलेस। मासलेस मतलब नो एटम्स, हाँ नो एटम्स, मतलब ऐसी कोई चीज जो एटम से नहीं बनी है, हाँ। पर सर हमने तो सुना था कि कोई भी चीज है दुनिया के अंदर वो तो एटम्स की बनी है। मैटर को डिफाइन कैसे करते हैं, या फिर मास को डिफाइन कैसे करते हैं, क्वांटिटी ऑफ एटम्स। और एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, और मैटर बना किससे, एटम से। तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो एटम के बिना ना बनी हो। तो फिर ये कैसे हो सकता है, क्या ये रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल है? नो, रियल लाइफ के अंदर बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। फिर सर हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है अगर रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं है? बच्चों फिजिक्स क्या कहती है, जो हमारी ब्रांच है फिजिक्स, वो क्या कहती है कि मैं जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं लाइफ के अंदर उसको रिमूव करता हूं। रिमूव करने के बाद मैं एक सिस्टम को पढ़ता हूं, उसके रिजल्ट्स जानता हूं, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मैं उसके अंदर अनसर्टेनिटीज ऐड करता हूं और अपने रिजल्ट की डेविएशन देखता हूं। हाँ, ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता, अब स्टेटमेंट सुनना, कि अगर एक ऐसी स्ट्रिंग होती जो मासलेस होती, तो जो भी मैं सॉल्व करूंगा वो हमेशा वैलिड होगा, वो हमेशा ट्रू होगा। नो डाउट धीरे धीरे उसके अंदर मास भी लाएंगे और वेरिएशन भी लाएंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग कहते हैं। और वही शायद आपका एम भी होगा, ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बस यहीं तक जानने की जरूरत है, ज्यादा उनको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों एक खास बात होती है स्ट्रिंग की कि भैया जो टेंशन होती है ना एक स्ट्रिंग के अंदर, वो थ्रू आउट क्या रहती है, सेम। कौन सी स्ट्रिंग के अंदर? आइडियल स्ट्रिंग के अंदर जो कि मासलेस है, उसके अंदर टेंशन क्या रहती है, सेम रहती है। ये जो नोट है बच्चों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान में रखना। अब टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। अब हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन। अब बच्चों हमेशा जो टेंशन होती है ना, दैट इज ऑलवेज अ पुल फोर्स। कौन सी? पुल फोर्स। कभी आपने इमेजिन किया है कि आपने थ्रेड होल्ड किया हुआ और थ्रेड ने आपको पुश कर दिया हो? अरे नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, मुझे तो आज तक कभी थ्रेड ने पुश नहीं किया। हाँ, पुल जरूर किया है, किसी को मैंने थ्रेड पकड़ा दिया तो उसने मुझे पुल जरूर किया है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो टेंशन है दैट इज अ पुल फोर्स। अब मान लीजिए कि यहां पे एक व्यक्ति है, ठीक है, ये इस पे फोर्स इसको पकड़ के खड़ा है, यहां पे एक व्यक्ति है जिसको पकड़ के खड़ा है, दोनों बाहर की तरफ खींचना चाहते हैं एक दूसरे को। तो यार सोच के देखो यहां पे जो स्ट्रिंग है वो कैसे टेंशन डेवलप करेगी। जस्ट इमेजिन कि भैया देखिए ऐसे, एरोज ऑलवेज पॉइंटिंग इनसाइड, एरोज ऑलवेज पॉइंटिंग इनसाइड। देखिए एरोज
ऑलवेज पॉइंटिंग इनसाइड। सिंपल सा लॉजिक, एरोज ऑलवेज पॉइंटिंग इनसाइड। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि उससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए टी एंड टी, अब ये जो टी है टेंशन है, ये इसको क्या कर रही है, पुल कर रही है, और ये जो टेंशन है ये क्या कर रही है, इसको पुल कर रही है। ठीक है, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, यस, एक राम और एक श्याम, बिल्कुल, एक बार राम एक फोर्स राम पे लग रही है और एक फोर्स श्याम पे लग रही है। इक्वल एंड ऑपोजिट, बिल्कुल, टी एंड टी इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड यस बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर और एक्टिंग साइमल्टेनियसली। जब तुम रस्सी पकड़ के एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हो तो तुम दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हो। ठीक है, तो एक्टिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे आपने एक ब्लॉक को लटका दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, ये आपको दिखाई दे रही है स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे कैसे कैसे दिखाऊंगा उस टेंशन को, देखिए एरोज ऑलवेज पॉइंटिंग इनसाइड, एरोज ऑलवेज पॉइंटिंग इनसाइड। अरे बड़ा सिंपल है, दिखा दीजिए टी एंड टी। चलिए एक और कैसे दे, अरे देखिए यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग्स दे दी, दो, एक S1 और एक स्ट्रिंग 2। तो यार मैंने आपको बताया था कि एक ही स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहेगी, पर यहाँ पे तो दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, तो टेंशन क्या आएंगी, दो डिफरेंट टेंशन आएंगी। तो कैसे दिखा सकता हूं मैं, यहाँ पे देखिए ऑल दिस ने दिखा रखा है T1 और देखिए यहाँ पे T1, एरोज ऑलवेज पॉइंटिंग इनसाइड। T2, देखिए यहाँ पे T2 और यहाँ पे भी अंदर की तरफ T2, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स हैं, दैट्स वाई T1 एंड T2। चलिए यहाँ पे भी देखिए दो स्ट्रिंग्स हैं, एक S1 और देखिए एक S2। ठीक है, अब इसके अंदर टेंशन किस तरफ आएगी, ऊपर की तरफ। देखिए एरोज अंदर, ऑलवेज एरोज पॉइंटिंग इनसाइड, T1 एंड T1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए T2 एंड T2, राइट, T2 एंड T2, ये T3 ऐसे लिखा हुआ है, इसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, एरोज ऑलवेज पॉइंटिंग इनसाइड, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बच्चों हमने तीन चीजें सीख ली, कौन कौन सी, वेट के बारे में सीख लिया हमने, कांटेक्ट फोर्स के बारे में सीख लिया हमने, टेंशन के बारे में सीख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी फ्री बॉडी डायग्राम, जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर इनका भर के यूज होगा। मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर इसका यूज लेके दिखाऊंगा और आपको बड़ा मजा आएगा जब हम क्वेश्चन की सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, दैट इज द स्प्रिंग फोर्स। किसके कारण लगती है स्प्रिंग फोर्स, सबसे पहले तो स्प्रिंग के कारण। ये स्प्रिंग कैसा होगा, ये स्प्रिंग कुछ ऐसा सा बना होता है, आपने देखा है रियल लाइफ के अंदर। क्या इस पे भी आइडियल कंडीशन, जी हाँ बच्चों, ये भी क्या है, आइडियल। आइडियल मतलब मासलेस। अरे सर स्प्रिंग मासलेस हो सकता है रियल लाइफ के अंदर, नो। ठीक है, बट यस कि अगर मैं एक ऐसा स्प्रिंग बनाऊं जो मासलेस हो और उसके बाद में जो भी यहाँ पे भी आपको पढ़ाने वाला हूं, तो उसकी हेल्प से जो भी चीज आएगी उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो पक्का मैच करेंगे। चलिए मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग था और आपने उसको ऐसे एक दीवार के साथ अटैच कर लिया। अभी ये रिलैक्स्ड है, ठीक है, अभी ये क्या है, रिलैक्स्ड। और इस लेंथ को बच्चों मैं कह रहा हूं दैट इज द नेचुरल लेंथ, ओके, दैट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इसको ऐसे मैं डिनोट कर रहा हूं, नेचुरल लेंथ NL, NL से डिनोटेड है। अब एक बार मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को बाहर की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर लिया, खींच लिया मैंने, यहां पे फोर्स लगाई, देखिए मैंने यहां पे फोर्स लगाई और इसको मैंने बाहर की तरफ पुल कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, और एक दफा मैंने फोर्स लगाई और मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, देखिए सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज। अब बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान में रखना है, अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिए ये लाइन, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है ये किसकी लाइन है, नेचुरल लेंथ की। एक बार मैंने इसको बाहर की तरफ खींचा x और एक बार मैंने इसको कंप्रेस किया अंदर की तरफ x। देखिए मैं x कहां से मेजर कर रहा हूं, देखने वाली बात है, x मैं हमेशा मेजर कर रहा हूं कहां से, नेचुरल लेंथ से। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। तो जब मैंने इसको बाहर की तरफ खींचा तो आप खुद सोच करके देखो कि स्प्रिंग आपको किस तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ। स्प्रिंग क्या करेगा, अंदर की तरफ आपको खींचेगा। तो ऐसे कह सकता हूं कि अगर आपने स्प्रिंग को कभी भी एक्सटेंड किया, अगर आपने स्प्रिंग को कभी भी एक्सटेंड किया तो स्प्रिंग आपको क्या करेगा, पुल करेगा भैया, अंदर की तरफ पुल करेगा। और कभी भी आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग आपको हमेशा क्या करेगा, पुश, बाहर की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा।
और ये जो फोर्स, ये जो पुल और पुश फोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगी। एक्स क्या है? इट इज द लेंथ मेजर्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, मतलब कितना आपने एक्सटेंड किया है और कितना आपने कंप्रेस किया है। ठीक है, हमेशा नेचुरल लेंथ से मेजर करेंगे। ठीक है, अब पर सर आप एक चीज देख पा रहे हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों? अरे यार सोच करके देखो, तुम्हारे हाथ में गुलेल है, गुलेल स्लिंग शॉट, राइट? गुलेल कौन सी वाली? वो रबर वाली। तुम क्लास के अंदर बैठे, तुमने रबर डाली और यहाँ पे पेपर डाला और खींच के लगाने चले निशाना। अब यार सोच के देखो, जितना तुम खींचते हो, जितना तुमने एक्सटेंड किया, उतना जोर से जाके लगता है। ठीक है, उतनी ज्यादा फोर्स वहां पे आती है उस स्प्रिंग के अंदर या फिर उस गुलेल के अंदर। तो यही वो कह रहा है कि जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सटेंशन। अब अगर मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाना हो तो मैं इसको लिखता हूं F इज इक्वल टू के एक्स। नाउ व्हाट इज के? के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। चलिए अब थोड़ा सा स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो F इज इक्वल टू हमारे पास आया था के एक्स, और ये है स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है एक तो मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, यस मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, and the another one is going to be length of spring, and the second one is going to be length of spring. मटेरियल कैसे? अब यार तुमने गुलेल बनाई, तुम रबर चूज करते हो, तुमने वुड या फिर प्लास्टिक चूज नहीं किया, क्यों? कॉमन सेंस है सर, ऑब्वियस है, वो उससे अच्छी गुलेल नहीं बनती। यस, उससे अच्छी गुलेल नहीं बनती। ठीक है, और सर आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, आप अगर दो रबर मिल जाते हैं ना, ऐसे दो रबर, तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो और मजा आता है निशाना लगाने में, राइट? तो वो जो लेंथ है वो किसी ना किसी फैक्टर को चेंज कर रही है, तो ये के जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? कि दिस के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। जितनी ज्यादा लेंथ होगी स्प्रिंग की, उतनी ज्यादा क्या होगी? के की वैल्यू कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, के कोई यूनिट्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल। सोचो कैसे, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, के एक्स इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन, तो उसके क्या होंगे? मीटर, तो के यूनिट्स क्या आएंगे बच्चों? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फॉर्म लिखी हुई है मैंने, दिस इज द स्केलर फॉर्म। व्हाट? दिस इज द स्केलर फॉर्म। अगर मैं बोलूं यहां पे वेक्टर फॉर्म लिखने के बारे में, वेक्टर फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग बताया। तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। अब ये माइनस क्यों आया सर? कहने का मतलब, अगर एक्सटेंशन बाहर की तरफ तो फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, आपने इमेजिन किया था, और अगर कंप्रेशन अंदर की तरफ तो फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। तो दिस नेगेटिव सिग्निफाइज ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नथिंग मोर देन दैट। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा ये बेसिक फोर्सेस के बारे में, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है। अब इन फोर्सेस का जो यूज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा, यूजिंग और सॉल्विंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। और बच्चा पार्टी, ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर, आपको मैं इस चीज का विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, और बच्चा पार्टी, अगर आप चाहते हो कि आप हमारे NSEGS के प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल होना चाहते हो, तो हमारी साइट पे जाइए, वेदांतुस ओलंपियाड स्कूल की साइट पे जाइए। वहाँ पे 26 जुलाई को एक पैन इंडिया टेस्ट होने वाला है, जिसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल हो सकते हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको जो मन है आप वो कीजिए। बट येस, if you want to clear that exam that is going to take place on 28th or 29th of November, then yes, this is the platform for you guys. तो ठीक है बच्चा पार्टी, और जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि दिस इज द मोटिवेशन फॉर अस। और नेक्स्ट वीडियो आएगी, दैट इज ऑन सैटरडे। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।